ठीक है। तो प्रेमा क्या कहते हैं, हिंदी कीर्ति का भाग 1 रीढ़ की हड्डी एकांकी हम पढ़ रहे थे लेक्चर 2 में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेमा फिर कहती है कि हमें यहाँ पे काम ही कौन ज़्यादा है, कमरा भी ठीक ठाक है, बाजा सितार सब भी आ ही गया है, और नाश्ता तो यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा है, सुबह पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ तुम खुद ले आना, इतनी देर में तो रतन आ ही जाएगा, बस 2 ही आदमी तो आ रहे हैं। वो कहते हैं कि घर में तो कोई विशेष काम है नहीं, जो है वो सब हो ही गया है, नाश्ता तो मैं आगे बढ़ा दूंगी तो तुम भी पकड़ा दोगे, इतनी देर में तो रतन मक्खन लेकर के आ ही जाएगा, बस 2 ही आदमी तो आने वाले हैं, कोई ज़्यादा लोग तो आ नहीं रहे। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, एक तो बापू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ठीक है। और कह रहे हैं कि हाँ, एक तो गोपाल प्रसाद आएंगे, एक उनका लड़का आएगा। देखो उमा से कह देना कि जरा वो ठीक ठाक से आए, करीने से आना मतलब थोड़ा सा सर संभल कर, थोड़ा सा ठीक ठाक होकर के आए, ये लोग थोड़े दूसरे ढंग के हैं। गुस्सा तो मुझे भी इन लोगों के दकियानूसी विचारधारा पर बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे ख्याल है इनके कि जो पुराने और पारंपरिक हैं, जबकि ये लोग खुद भी पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, उठना बैठना है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि इन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की ही बहू के रूप में मिले। प्रेमा पूछती है और लड़का? तो रामस्वरूप कहते हैं बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि बाप यदि उसका शेर है तो लड़का सवा शेर, यानी कि जैसा बाप है उससे और आगे बेटा ही है, वो भी यही चाहता है कि उसकी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ठीक है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। अब बीएससी उसने किया, उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, लखनऊ में ही पढ़ाई कर रहा है। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा, और उसका मानना यह है कि भाई शादी का दूसरा सवाल है और तालीम यानी शिक्षा का दूसरा। शिक्षा अपनी जगह है, शादी अपनी जगह है। अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाई लिखाई मेरी अपनी जगह है, लेकिन शादी का मसला दूसरा है, क्योंकि शादी के बाद हमें अपने घर में जो बहू के रूप में लड़की चाहिए वो बहुत साधारण और सामान्य सी लड़की चाहिए। ठीक है। कहते हैं क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है। और वो कह रहे हैं कि भाई क्या करूं, मेरे पास तो मजबूरी है क्योंकि मुझे अपनी बेटी का ब्याह करना है, मतलब भी अपना ही है, वरना मैं इन लोगों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी कहते हैं कि मैं खूब खरी खोटी इन लोगों को सुनाता ताकि इन्हें भी पता चलता कि बात क्या है। रतन जो अब तक चुपचाप खड़ा था दरवाजे के पास, जल्दी जल्दी से कहता है बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप पूछते हैं क्या है? रतन कहता है कि कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर मुंह अंदर करते हुए अरे ए प्रेमा, वे भी आ गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? और फिर वो दरवाजे से बाहर झांक करके जल्दी से मुंह अंदर करके अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रेमा देखो वे लोग आ गए हैं। और रतन को कहते हैं कि तो अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है, जा करके जल्दी से मक्खन लेकर के आ। और प्रेमा से कहते हैं कि तुम वहाँ को थोड़ा समझा देना कि वो थोड़ा सा गाना भी गा लेगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन रखे हुए बाजे से अटक जाती है और वो जल्दी जल्दी अंदर जाने लगती है। जो साड़ी उसने पहनी हुई है वो उसके बाजे में अटक जाती है। तो प्रेमा उन्हें ये बाजा नीचे रख गया कमबख्त, तुम जाओ मैं रख के देता हूँ जल्दी। वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ और मैं जल्दी से इसे रख देता हूँ। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठा के रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तखत यानी किवाड़ों पर कोई दस्तखत देता है। रामस्वरूप हंसते हुए उनका स्वागत करते हैं, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। और अब घर के अंदर बाबू गोपाल प्रसाद आते हैं और साथ ही उनका बेटा शंकर भी आता है। आँखों से लोक चतुराई टपकती है और उनकी आँखों से लोक चतुराई यानी सारी चालाकियाँ चतुराई सब टपक रही है, लग ही रहा है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं, और आवाज़ से भी उनको ऐसे मालूम हो रहा है कि काफ़ी ये फितरती हैं यानी मतलबी हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं, इनका अनुभव भी बहुत अच्छा है। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है, और जो उनका लड़का है खीस निपोड़ना माने बात बात पर हंस देना, अपने दांतें दिखा देना, इस तरह का वो लड़का है। और उसकी आवाज़ पतली है, खिसियाट भरी हुई है, और उसकी आवाज़ भी पतली है और उसमें खिसियाट भरी हुई माने कुछ खिसियानापन है। झुकी कमर इनकी खासियत है, और उनकी जो कमर है वो थोड़ा सा हमेशा झुकी हुई रहती है, जो इनकी पहचान है, जो इनकी खासियत है।
रामस्वरूप अपने दोनों हाथों को मलते हैं और हंसते हुए कहते हैं, इधर तशरीफ़ लाइए इधर, और उनका स्वागत करते हैं और उनको कहते हैं कि आइए आप इधर आकर के तशरीफ़ लाइए, नहीं कि इधर बैठिए। गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ती है। रामस्वरूप, बेंत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई, और वो उनकी बेंत को उठा करके कोने में रखते हैं और साथ ही ये भी पूछते हैं कि क्या आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खंगार का मनी गला साफ करके बोलते हैं, नहीं तांगा वाला जानता था और फिर हमें यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। बोले कि हाँ, तांगा वाला आपका घर जानता था और फिर हमें तो आपके घर आना ही था, तो फिर हमें रास्ता क्यों नहीं मिलता। रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। कहते ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने यहाँ आने का कष्ट किया, बड़ी कृपा की, और आपको भी मैंने काफ़ी तकलीफ़ दी कि आपको यहाँ आना पड़ा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा काम मेरा वैसा आपका, जिस तरह से मेरा काम है वैसे आपका भी, यानी हमें भी अपनी बेटे का विवाह करना है और आपको अपनी बेटी का विवाह करना है, तो इसमें तकलीफ़ वाली तो कोई बात है ही नहीं। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यूँ कहिए, मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दिया, बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि मैंने आकर के आपको काफ़ी परेशान किया है। रामस्वरूप हंसते हुए कहते, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। और वो हंसते हुए कहते हैं कि आप मुझे क्यों कांटों पे घसीट रहे हैं, हम तो आपके सेवक हैं, आपके गुलाम ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की को और मुखातिब होकर के कहते हैं, कहिए शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टियां हैं। और फिर वो लड़के की तरफ मुखातिब होकर, यानी उसकी तरफ अपना मुँह करके वो बोलते हैं कि बोलिए आप कितने दिन की छुट्टी में आए हैं। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, वीकेंड में चला आया। और वो कहते हैं कि नहीं, कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं, लेकिन वीकेंड यानी सप्ताह का अंत, यानी शनिवार रविवार की जो 2 दिन की छुट्टी होती है, उस छुट्टी में मैं यहाँ चला आया हूँ। रामस्वरूप पूछते हैं, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। बोलते हैं कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, यानी कि जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उसको तो अब ख़त्म होने में 1 साल का ही समय बाकी रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। और शंकर कहता है कि हाँ, यही कोई साल या 2 साल बाकी बचा हुआ है। रामस्वरूप उसकी बात को दोहराते हैं, साल 2 साल, यानी कि अपने आप को तो ये पता होना चाहिए कि अब मेरा जो कोर्स है वो साल भर में ख़त्म होगा या 2 साल में, जो शंकर को ठीक से पता नहीं था। और जब इसी सवाल को फिर से रामस्वरूप दोहराते हैं तो उनके पिता, तो शंकर हंसकर कहता, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, जी मैं 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ कि अगर कहीं फेल वेल हो गया तो फिर तो कम से कम 1 साल तो बोलना ही बनता है कि मैं 1 साल में कर पाऊँगा या 2 साल में। पर गोपाल प्रसाद उस बात को संभालते हुए कहते हैं, बात यह साहब कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था, क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। और वो उसका पक्ष रखते हुए, उसको और मजबूत करते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा शंकर 1 साल बीमार पड़ गया, जिसके कारण वो परीक्षाएं नहीं दे पाया, पढ़ नहीं पाया। अब ये आजकल के जो लड़के हैं, इन्हें भी बीमारियाँ इसी वक्त में सताती है। एक हमारा ज़माना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। और फिर वो अपने ज़माने की बात को कहते हैं कि एक हमारा ज़माना था कि जब हम अपने स्कूल से आते तो हम दर्जन भर कचौड़ियों को उड़ा जाते, यानी खा जाते थे, लेकिन फिर भी जब हम खाना खाने के लिए बैठते तो फिर वैसी की वैसी भूख, यानी हमारी भूख वैसी ही रहती जैसी पहले रहती थी। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। कह रहे कि हाँ, उस समय में तो कचौड़ी भी 1 पैसे की 2 मिला करती थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब ये हाल है, 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत रखते थे अकेले। और वो कहते हैं कि 1.5 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। बालाई मकई के बाल, आप लोगों ने भी खाया होगा, मकई जो भून करके या उबाल करके उसके बाल को खाया जाता है, तो उसी के लिए कहते हैं। और कहते हैं कि 2 आने के अकेले हम हजम कर सकते थे, इतना हम खा सकते थे। और अब तो बहुत तरह के खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। कह रहे कि आजकल तो स्कूल में स्कूल वाले बहुत तरह तरह के खेल भी खिलाते हैं। और तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लड़के खेला करते थे। मगर मजाले कोई कह दे लड़का कमज़ोर है, और उस समय तो हम लोग खेल भी इतना नहीं खेला करते थे। ठीक है, कोई हॉकी वगैरह या क्रिकेट फुटबॉल वगैरह कुछ लड़के अगर खेल भी ले तो खेल लेते थे, फिर भी उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि ये लड़का कमज़ोर है, यानी यह स्वस्थ नहीं है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं और शंकर रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों को सुन करके हंसते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि जी हाँ, उस ज़माने की तो बात ही दूसरी थी। और वो कहते हैं कि हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, वाकई में उस ज़माने की बात ही कुछ दूसरी हुआ करती थी। गोपाल प्रसाद फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं
पढ़ाई का तो ये हाल था कि एक बार कुर्सी बैठे तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई, 12 घंटे की जनाब। और कहते हैं कि पढ़ाई का तो ये हाल था कि एक बार अगर हम कुर्सी पर पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो 12 घंटे लगातार हम पढ़ते रहते। 12 घंटे की सीटिंग होना यानी 12 घंटे हम लोग लगातार पढ़ते रहते थे। और मैं सच कह रहा हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुश्किल उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और उस समय के जो मैट्रिक पास होते थे वो जिस तरह की अंग्रेजी को बोल लेते थे, लिख लेते थे, वैसा आज का बीए और एमए पास बच्चा भी नहीं कर सकता है।